स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 9IG के ट्रिक में। सबसे तेज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, कल से हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको 1000 चुनिंदा प्रश्न करवाएंगे। अगर आप हमारी सीरीज को ध्यान से समझेंगे तो परीक्षा के सभी साइंस के प्रश्न सेकेंडों में हल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सीरीज 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं सीरीज 2। आज दूसरा दिन है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिल्स और ऑप्शन डी है यीस्ट। तो दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स दही के रूप में जमने का कारण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी है ई कोली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम सही आंसर होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सिम्बायोटिक कीटाणु। ध्यान दीजिएगा, सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायित्व है, वह किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मटर में, ऑप्शन बी है गेहूं में और ऑप्शन सी है मक्का में। ऑप्शन डी दिया हुआ है आपके सामने जई में। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन होगा सिम्बायोटिक कीटाणु पाया जाता है मटर में। सिम्बायोटिक कीटाणु मटर में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आपके। तो अगला प्रश्न है हमारा, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी है प्रोटोपघटनी, ऑप्शन सी है सहजीवी और ऑप्शन डी है पराश्रयी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, आपकी स्क्रीन पर है सहजीवी। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर है सहजीवी। फलदारी पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो उसको सहजीवी कहते हैं। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुवंशिक हेरफेर। अनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक प्रतिकृतियों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल को निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक प्रतिकृतियों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल को निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो समुद्र में तेल को बिखरे का निवारण करने के लिए दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दिए रहेंगे इसके उत्तर के लिए। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन सी है नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन डी है आपके सामने स्यूडोमोनास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्यूडोमोनास। समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए स्यूडोमोनास का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये यूपीएससी में आ चुका है 2010 में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करेगा। प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेशन किस खाद्य परीक्षण में मदद करेगा। तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, ऑप्शन सी है एंजाइम क्रिया नष्ट कर, ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। ये आप देख सकते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन का को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपके सामने चार प्रश्न ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए है किण्विनीकरण, ऑप्शन बी है उर्वरीकरण, ऑप्शन सी है संदूषण, ऑप्शन डी है कंपोस्टिंग। तो दोस्तों आपके सामने सही आंसर होगा उर्व किण्विनीकरण। किण्विरी किण्विनीकरण आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंध रखता है? तो दोस्तों आपके सामने इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है लाइकेन। दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कवक। कवक बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? जिन्हें आप लोग मशरूम बोलते हैं। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। काव्यकीय बीजाणुओं के का पुंज, ऑप्शन बी है कवक तंतु का प्रकार, ऑप्शन सी है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन डी है अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, जिन्हें मशरूम बोलते हैं। आप देख सकते हैं मशरूम। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, यीस्ट मिल यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठाने का क्या कारण है? यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी है द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन सी है यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माचन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यीस्ट क्या है? आपका प्रश्न है यीस्ट क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए रहेंगे। ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है जीवाणु। तो दोस्तों यीस्ट एक कवक है। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कवक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है? तो इसके लिए भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी है किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है और ऑप्शन सी है संरक्षक के रूप में कार्य करता है, प्रोजोवेटिव जिसे बोलते हैं और ऑप्शन डी है इससे स्वादिष्ट बना देता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या कार्य करता है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये बहुत चुनिंदा प्रश्न है, पूरा प्रश्न देखिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे। पढ़ते हैं पहला ऑप्शन प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है यीस्ट और ऑप्शन डी है पैरामीशियम। तो दोस्तों बर्डिंग के माध्यम से किसे तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यीस्ट। यीस्ट को बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को नई नई जीके ट्रिक से जोड़ें। तो प्रश्न है हमारा अगला, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया?
तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है स्टीफन हॉकिंग और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, वो भी पेनिसिलिन पर आधारित है। तो प्रश्न पढ़ते हैं हम, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कृत्रिम प्रोसेस से, मतलब इंसानों द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी है एक जीवाणु से, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी कवक है और ऑप्शन डी विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त किया जाता है। अब प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? एक कवक से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एफ्ला विष किससे किससे बनते हैं? एफ्ला विष किससे बनते हैं? तो इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने कवक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु, ऑप्शन सी दिया हुआ है शैवाल और ऑप्शन डी दिया हुआ है विषाणु। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कवक। कवक से बनते हैं विष, एफ्ला विष कवक से बनाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, खुजली का रोग, ध्यान दीजिएगा, खुजली का रोग स्कैबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग स्कैबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है सूक्ष्म कीट और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कवक। कवक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। खुजली का रोग स्कैबिज के कारण कवक इसका सही आंसर होगा, कवक से होता है। खुजली का रोग स्कैबिज के कारण कवक से होता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न हमारा, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में वह किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। शैवाल एवं जीवाणु, ऑप्शन बी दिया हुआ है शैवाल और कवक, ऑप्शन सी दिया हुआ है जीवाणु और कवक और ऑप्शन डी दिया हुआ है कवक और मोस। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कार्टिकॉल्स, ऑप्शन बी है टेरिकोल्स और ऑप्शन सी है लिग्निकोल्स, ऑप्शन सी है सैक्सिकोल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सैक्सिकोल्स, बिल्कुल सही आंसर है। चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सिकोल्स कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है और चार ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला ऑप्शन अगर दिया है जीवाणु, ऑप्शन बी दिया हुआ है विषाणु, ऑप्शन सी दिया हुआ है लाइकेन और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में आता है लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए लाइकेन से। लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस अम्ल क्षार। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। शैवाल, बी ऑप्शन है कवक, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है फर्न। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लाइकेन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पाइरोगैरा, ऑप्शन बी है लिमिनेरिया, ऑप्शन डी है उडोगोनियम, ऑप्शन ऑप्शन सी है उडोगोनियम और ऑप्शन डी है ग्रेसिलेरिया। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपके सामने लेमिनेरिया। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है शैवाल विज्ञान, जिसको एल्गोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान दोस्तों शैवाल का अध्ययन है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है कवक, ऑप्शन बी दिया है जीवाणु, ऑप्शन डी दिया हुआ है लाइकेन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा शैवाल। शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? नीचे आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्वपोषित है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए ऑप्शन है तितली, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है मशरूम, ऑप्शन डी है टिड्डा। तो दोस्तों शैवाल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल स्वपोषित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है राइजोपोस, ऑप्शन बी है यीस्ट, ऑप्शन सी है यूलोथ्रिक्स और ऑप्शन सी है आपके सामने स्पाइरोगैरा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो दोस्तों स्पाइरोगैरा को पौंड सिल्क कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों कल सुबह आपको यूपी जीके की स्पेशल सीरीज रोज़ मिलती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल 9i जी के ट्रिक से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।